हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर आईएएस। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो मैंने अपडेट किया था, अपलोड किया था चैनल पर, उसमें मैंने बताया था कि हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, हम लोगों ने साइंस जनरली तीन भाग में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होता है आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है और इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, वो टॉपिक एक ब्रीफली मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्म्स होते हैं, टर्म का मतलब क्या है, किसी भी एक बड़ी चीज को एक छोटे से शब्द में कहना, उसको टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। फिर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, साइटोलॉजी देखेंगे, जेनेटिक्स देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन देखेंगे और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये आ गया यहाँ पे, क्या है, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी देखिए, इट्स ए टर्म और वर्ड गिवन टू एनी डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग फ्रेज। ठीक है, कोई भी एक बड़े डिस्क्रिप्शन को छोटे में कहना, कोई भी एक बड़े डिस्क्रिप्शन को या फिर कोई भी बड़े पैराग्राफ को या फिर किसी स्टडी को छोटे से वर्ड में कहना टर्म। जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी क्या है, बायो और लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, नॉलेज, और बायो का मतलब होता है जीव, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। वैसे बॉटनी, बॉटनी का स्टडी ऑफ प्लांट्स, उसको बॉटनी कहा जाता है। जूलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें सारे एनिमल्स आते हैं, यूनिसेलुलर से लेकर ह्यूमन बीइंग तक। ठीक है, एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, मेडिकल जो लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने किया होगा उनको पता ही होगा, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी होता है। एपिकल्चर का मतलब क्या होता है, हनी, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा एक बार देख ले, एच ओ होगा यहाँ पे। ठीक है, रियरिंग हनी भी, हनी भी मतलब शहद की खेती करने को, शहद की कल्चर करने को एपिकल्चर कहा जाता है। वैसे साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल्स, हमारा एक टॉपिक भी है पूरा पूरा का पूरा, सेल के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ सेल्स को साइटोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी किसको कहते हैं, ये एक बार पूछा था मैंने, एक कोई एक पेपर सॉल्व कर रहा था मैं, उसमें ये पूछा गया था, व्हाट इज कार्डियोलॉजी। देखिए, कार्डिया, कार्डियक एक मसल होता है जो हार्ट बना होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। इटियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीजेस है, कॉज ऑफ डिजीज को स्टडी करना इटियोलॉजी कहा जाता है। जेरोंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एजिंग। यहाँ पे मैंने वही लिया है जो थोड़े अलग हैं, ठीक है, वो आने की संभावना है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है। लूसेंट की बुक आती है ना, उसकी उसकी बायोलॉजी सेक्शन में पहला जो है वो इसी के बारे में दिया है। ठीक है, उसको आप एक बार ब्रॉड नॉलेज के लिए पूरी बुक को गो थ्रू कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा। कालोलॉजी आता है, एक स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। ठीक है, कालोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फंगाई। ठीक है, ऑरिंथोलॉजी, ये एक बार पूछा गया था एग्जाम में, शायद स्टेट पीसीएस में दे रहा था, उसमें एक बार ये पूछा गया है, ऑरिंथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, फाइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ आल्गी, फाइकोलॉजी भी एक बार पूछा गया था, स्टडी ऑफ आल्गी। पैरासाइटोलॉजी क्या है, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। जैसे बालों में जूं पड़ते हैं ना, ठीक है, बालों में जो जूं पड़ते हैं, लाइसिस, ठीक है, वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां से खून चूसते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पैरासाइटोलॉजी। सौरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, लिजर्ड समझते हैं ना, छिपकली, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको सौरोलॉजी कहा जाता है। सेरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेरम, सेरम क्या है, सेरम ब्लड के, जब आप कुछ देर ब्लड को रख देंगे ना तो एक लिक्विड ऊपर आ जाता है, उसको सेरम कहा जाता है। ठीक है, विटिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के वो कल्टीवेशन को समझना विटिकल्चर में कहा जाता है। यह विटिकल्चर का मतलब ग्रेप्स के कल्टीवेशन करना। ठीक है, तो ऑलरिकल्चर का मतलब क्या है, वो सारी प्लांट्स को, श्रब्स को उगाना जो हम खाते हैं। ठीक है जी, नॉन वुडी प्लांट्स, ठीक है, उसको ऑलरिकल्चर कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसमें लिया है।
बाकी सारे कुछ भी आ सकता है, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इसी में से आएगा, आ तो कहीं से भी सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगे तो मैंने ये टर्मिनोलॉजी दिया है। उम्मीद करता हूँ टर्मिनोलॉजी आप समझ गए होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल सर्जरी, व्हेन व्हाट इज सर्जरी? सर्जरी अस्त्रोपचार, ठीक है, तो ट्रीटिंग एनी पेशेंट विद द यूज ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। वैसे ही होता है आपका सपोज फिजियोथेरेपी, ठीक है, ट्रीटिंग पेशेंट्स विद द फिजिकल मोडालिटीज एक्सरसाइजेस वगैरह, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम कह देंगे कि क्रायोथेरेपी क्या होता है, या फिर रेडियोथेरेपी क्या होता है, या फिर आप कह लीजिए इंफॉर्मेटिक्स क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग क्या है। तो अभी हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि सबसे पहले कहा था, दीज वीडियोस आज मेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन एंड ए ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द जनरल साइंस बायोलॉजी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से कुछ नहीं है, ये भी काफी हद तक आपको हेल्प करेगा। 70% आपका कवर इसमें हो जाएगा, 30% बुक में होगा, क्योंकि पूरी बुक तो मैं छाप नहीं सकता ना इसमें, ठीक है। और तो इसलिए अगर आप इसको एक ब्रॉड लाइन ले लेते हैं, और इसके बाद लूसेंट की, सिंपल है, लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक आती है, येलो कलर की बुक, उसको आप एक बार रेफर कर लेते हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो जीवित है, ठीक है। वो प्लांट हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, वो यूनिसेलुलर हो सकता है, वो मल्टी सेल्यूलर हो सकता है, न्यूक्लिएटेड हो सकता है, नॉन न्यूक्लिएटेड हो सकता है। कई सारी चीजें आती है जिसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, देखिए हम एक ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो उसी तरह से ऑर्थोपोडा एक क्लासिफिकेशन है, फंगाई एक क्लासिफिकेशन है, फंगाई के अंदर कई सारे फंगाई जाते हैं। तो उसी तरह से सबसे पहले लीनस नाम के एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को दो भाग में डिवाइड किया। एक हो गया प्लांटे और एक होते एनिमेलिया, ठीक है। तो इन्होंने दो भाग में डिवाइड कर दिया पूरे ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल है भाई और एक प्लांट है। उन्होंने एक किताब लिखा, सिस्टमा नेचुरा, ठीक है, सिस्टमा नेचर, लिनस ने लिखा ये किताब, ठीक है, जिसके जिसके अंदर इन्होंने पूरी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। क्योंकि ये सबसे पहले थे, इनसे पहले किसी ने कुछ किया नहीं था, तो इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। देखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी से मुझे एक चीज और मैं आपको यहीं पे बता दूं, कई सारे फादर्स के मतलब जो सम्मानी हैं, जिन्होंने उस फील्ड में बहुत कुछ किया है, उनको उस फील्ड का फादर कह दिया जाता है। तो बहुत सारे फादर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, एरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स। हु इज द फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है, सुश्रुता, ठीक है। इस तरह से कई सारे फादर की बात आती है, ये जो जनरल है उसको एक बार याद आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। और इन्हीं क्लासिफिकेशन ऊपर आगे चल के जेनेरा प्लांटेरियम करके एक बुक आई, जिसको बेंथम एंड हुकर्स ने लिखा था। एक सेक्शन हमारा ये भी आता है वन एग्जाम और फिर इस तरह के एग्जाम्स में, बुक और उसके ऑथर के बारे में, ठीक है। इनको आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर उन लोगों के बीच में मीटिंग मीटिंग हुई होगी, साइंटिस्टों के बीच में जो बायोलॉजिस्ट थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, एक प्लांट और एनिमल एनिमल जो दो ग्रुप आपने बनाया, ये काफी ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो प्लांट है बट एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, कुछ ऐसा है यूनिसेलुलर जो किसी में भी नहीं आते। तो फिर इसका कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद आए आर एच विट्टेकर साहब, ठीक है। आर एच विट्टेकर साहब ने 1969 में इन्होंने बताया कि देखिए 5 भाग में आप डिवाइड करिए पूरे ऑर्गेनिज्म को, 5 क्लासिफिकेशन कहा जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, कुछ मोनेरा हैं, कुछ प्रोटिस्टा हैं, कुछ फंजाई हैं, कुछ प्लांटेज हैं और कुछ एनिमेलिया हैं, सॉरी। बेसिकली इन्होंने लीनस के जो दो क्लासिफिकेशन थे, उसमें इन्होंने 3 और ऐड कर दिया और कहा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। किंगडम का मतलब क्या है? किंगडम इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ एनी स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब समझते हैं लेयर, हायरार्की। तो किंगडम है, उसके नीचे फिर फाइलम आता है, फिर जीनस है, फिर सबसे छोटा यूनिट जो है वो स्पीसीज है, और सबसे हाईएस्ट यूनिट जो है
वो किंगडम है। ठीक है, अभी 5 भाग में डिवाइड हो ही गया है ऑर्गेनिज्म, तो हम लोग अभी देखते हैं एक एक करके उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मोनेरा क्या है? मोनेरा क्या है? मोनेरा एक यूनिसेल्युलर है, ठीक है, जिसमें जो प्रोकैरियोटिक्स है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, ये सेल टाइप है। इसको आगे चल के हम लोग देखेंगे। सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें न्यूक्लियस होता है। इसको आगे चल के हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, पर इतना जान लीजिए मोनेरास आर प्रोकैरियोट, जनरली प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, आर्कीबैक्टीरिया आता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया भी इसी में आता है, और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, जनरली यूनिसेलुलर। ठीक है, इनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया कि भाई आप लोग जो है मोनेरा में आएंगे। आपका जो बिल्डिंग है वो मोनेरा है। अब एक बिल्डिंग में बैक्टीरिया रह जाएगा, एक बिल्डिंग में साइनोबैक्टीरिया रहेगा, एक बिल्डिंग में आर्कियोबैक्टीरिया रहेगा। सारे बैक्टीरिया को घुसा के लेके एक में डाल दिया कि भाई तुम मोनेरा हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का मतलब क्या है? ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जनरली, और जनरली एक्वेटिक हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर है, तो ये जनरली क्या होता है, मोड ऑफ इनके जो न्यूट्रिशन है, ये जीते कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ प्रोटिस्टाज हैं जो खुद खाना बनाते हैं। अब मोनेरा की बात अगर हम करें, इसमें जो बैक्टीरिया है इसमें भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीनों ही रहते हैं, ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? जो खाना खुद बनाते हैं। याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफिक का मतलब है दोज ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर देयर फूड ओन सेल्फ या हिमसेल्फ इज नोन एज ऑटोट्रॉफ। पैरासाइटिक या फिर हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? पैरासाइटिक का मतलब है डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया जू, ठीक है, टीक। तो फिर सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है? सैप्रोफाइटिक मतलब दो ऑर्गेनिजम्स who depend on dead and decay particles for their food is known as saprophytic. ठीक है, saprophytic mode of nutrition. Okay, तो protistas are generally these three things are present in protista: diatoms, flagellates and protozoa. ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, डायटम्स, फ्लैजेलेट्स हैं, प्रोटोजोआस हैं, ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। यूग्लिना, यूग्लिना एक ऐसा है प्रोटिस्टा जो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है, ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है, या फिर पैरासाइटिक भी है, बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। ये क्या होता है प्रोटिस्टा? ना प्लांट है ना एनिमल है, उन दोनों के बीच का है। ठीक है, तो इनको एक ग्रुप बना के डाल दिया प्रोटिस्टा में। फिर आता है फंजाई। फंजाई के बारे में सबको जनरली पता ही है। ठीक है, ये जैसे ब्रेड पे आ जाता है फंगस, व्हाइट कलर का होता है ना, तो ये फंगस आपने देखा है, ये सैप्रोफाइटिक होता है। डेड एंड डीके पार्टिकल को ऊपर फैल जाते हैं और अपने न्यूट्रिशन वहां से लेते रहते हैं। ठीक है, और इनका जो सेल वाल है वो कंपोज होता है काइटिन से, याद रखिएगा। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ या फिर कंस्ट्रक्टेड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ काइटिन। जैसे कि एग्जांपल अगर फंजाई की बात करें, मशरूम आता है, म्यूकोर आता है, अल्बुगो आता है। ठीक है, तो फिर सेकंड लास्ट जो ग्रुप है या किंगडम है, दैट इज प्लांटे। ठीक है, प्लानिटे या फिर प्लांटे कह सकते हैं आप। ये सारे प्लांट्स को लेता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट आल्गी, डायटम्स एंड फंगाई, क्योंकि इनको हमने जस्ट पीछे अलग ग्रुप में डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है, एनिमलिया की बात आती है किंगडम की, तो सारे एनिमल्स आते हैं प्रोटोजोआ को छोड़ के। क्यों प्रोटोजोआ नहीं आता? क्योंकि प्रोटोजोआ इससे पहले ग्रुप में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद जब डिवाइड हो गया, देखिए घर डिवाइड हो गया, सब कुछ हो गया, सारे ग्रुप्स बन गए। अब बात आती है नामकरण की। ठीक है, एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज किया जाता है साइंस में, खास करके बायोलॉजी में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई मतलब दो, नोमेनक्लेचर एक नाम में दो हिस्से रहते हैं। ऐसे होमो सैपियन हो गया, होमो एक हिस्सा हो गया और सैपियन एक और हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे होमो जो है तो वो दिखाता क्या है? स्पीसीज को। सैपियन दिखाता है, सॉरी, होमो दिखाता है जीनस को, सापियस दिखाता है स्पीसीज को। तो होमो, फर्स्ट नेम इज होमो, इज जीनस, एंड सापियन इज द स्पीसीज। तो बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बताया था वो है स्पीसीज। हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है किंगडम। सबसे पहले आता है यहाँ पे स्पीसीज, फिर आता है जीनस, फिर आ गया फैमिली, फिर आ गया फाइलम, फिर आ जाता है किंगडम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा
तो आपको रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, जो भी कमी होगी मैं उसमें दूर कर दूंगा। अब थर्ड टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स की जब स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। ये सबसे बड़ा टॉपिक जनरली आता है क्योंकि पूरी सेल को समझना पड़ता है, बट यहाँ पे हम लोगों को बहुत डेप्थ में इसको नहीं समझना। ठीक है, बड़े इजीली हम लोगों को समझना है और बहुत ही बेसिक लेवल पे हम लोग देखना। स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज द साइटोलॉजी। ठीक है, सेल्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, कई ट्रिलियन सेल्स हैं। हर सेल एक एक इंडिविजुअल है, याद रखिए, हर सेल अपने आप में एक इंडिविजुअल है। ठीक है, सेल जो वर्ड है इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक एक बायोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने सबसे पहले ये जो टर्म है वो कॉइन किया था, सेल। स्मॉलेस्ट सेल अगर हम बात करें दुनिया का, वो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम है। ठीक है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, ये एक, या फिर माइकोप्लाज्म भी आप कह सकते हो। तो माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट नाउ, टिल नाउ। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? वो है न्यूरॉन, हमारे ब्रेन में होता है न्यूरॉन्स। बिगेस्ट साइज में सबसे बड़ा अगर हम देखें वो है ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो हर सेल क्या करता है? अपना एक साइकिल बनाता है, पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, खाना खाता है, सेक्स करता, मतलब सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन करता है, फिर उसके बाद मर जाता है। ठीक है, ये साइकिल फिर से दोहरा जाता है। तो इस साइकिल को सबसे पहले शिल्डेन और स्वान ने देखा था। ठीक है, सेल थ्योरी उन्होंने डिस्कवर किया था। जर्म प्लाज्म थ्योरी डिस्कवर किया था कौन? ऑगस्ट वेजमैन ने। अभी हम अगर सेल की बात कर रहे हैं तो जनरली सेल दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ये होता है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्मॉल इन साइज होते हैं प्रोकैरियोट से, बड़े होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, ये सिंगल क्रोमोसोम रखते हैं सर्कुलर शेप में, ये बहुत सारे क्रोमोसोम्स रखते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, मेम्ब्रेन और सेल जो है ऑर्गेनल इसके एब्सेंट होते हैं, वो उसके प्रेजेंट रहते हैं, किसके? यूकैरियोट्स के। सेल डिवीजन जो ये करता है, जो अपना ग्रोथ करता है, कौन? प्रोकैरियोट्स जो अपने ग्रोथ करते हैं, दैट इज ऑन फिजन और बडिंग। तो उसी समय यूकैरियोट में जो होता है वो माइटोसिस और मियोसिस होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हो गया सेल के बारे में छोटा सा। अभी सेल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दीवार आता है, सेल वॉल। ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। जनरली ये परमिएबल है। परमिएबल का मतलब होता है छन्नी की तरह, जो इधर मतलब यातायात उसमें हो सके। ये बनता किससे है सेल वॉल? वो काइटिन और सेलुलोज से बना होता है, इधर काइटिन और सेलुलोज से बना होगा। ठीक है, और ये बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियाज होते हैं उसमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है, इसको याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है बैक्टीरिया का सेल वॉल, नॉट अदर प्लांट सेल वॉल। ठीक है, बाकी प्लांट्स के जो सेल वॉल्स हैं वो नॉर्मल परमेएबल है। ठीक है, बट इन बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। दूसरी बात आती है सेल मेम्ब्रेन की। वो सेल वॉल हो गया, वॉल मतलब दीवार, मेम्ब्रेन मतलब एक पतला सा कोई शीट चढ़ा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल वॉल के अंदर ही देखने को मिलता है हमें। ठीक है, इसका काम क्या है? ये मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल रेगुलेट करता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, बाहर से जो अंदर आ रहा है, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, बाहर और अंदर दोनों तरफ जो है मॉलिक्यूल्स, उसकी मूवमेंट्स को ये रेगुलेट करता है। फिर थर्ड की बात हम लोग करें, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो इसका नाम जो है पुरकुंजे ने दिया था। पुरकुंजे आपको पता है कौन है? एक साइंटिस्ट, इनके नाम पे एक और बड़ी चीज फेमस है, पुरकुंजे फाइबर्स, जो कि हार्ट के ऊपर है। ठीक है, दो टू टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है।
प्रोटोप्लाज्म जनरली दो तरह का है या दो भाग में डिवाइडेड है। पहला है साइटोलॉजी या सॉरी साइटोप्लाज्म, जो कि आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी फोर्थ ऑर्गन की अगर हम बात करें, वही माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है इसको अल्टमैन नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने दिया था 1886 में। ठीक है, और ये हमें साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर फोल्ड, इसको बोला जाता है जनरली किचन हाउस या फिर एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। सारे सेल फंक्शन करने के लिए, अपने एक्टिविटीज बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं, वो एटीपी के फॉर्म में हमें मिलता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो एडेनोइन ट्राइफॉस्फेट, बट आप लोग जिसको पता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन के बारे में, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है और पूरी बॉडी को, पूरे सेल्स को, पूरे सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको किचन हाउस या फिर एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, पांचवी बॉडी अगर यहाँ पे हम देखें, गोल्गी बॉडी के बारे में बात हो रही है। गोल्गी बॉडी एक स्टोरेज हाउस की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, या फिर पैकिंग की बात काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। तो गोल्गी बॉडीज जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, साइमल्टेनियसली बाकी ऑर्गेन की तरह। नेक्स्ट जो ऑर्गन यहाँ पे हम बात करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म में अंदर ही हमें देखने को मिलता है उस सेल के अंदर। ठीक है, इसका फंक्शन यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरियल सॉरी मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स। जितने भी मटेरियल्स हमारे बॉडी में हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन चालू, जैसे चाहे चाहे एनर्जी हो, चाहे कुछ भी हो, दीज आर द डिलीवरी बॉयज। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई भी मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है राइबोसोम्स की। ठीक है, ये इसको भी इसको जो कॉइन है वो पैलेडी ने किया था। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही हमें देखने को मिलता है राइबोसोम्स, जो कि आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना रहता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए की जो है काम क्या है, उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये सिर्फ प्रोटीन बनाते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आठवें ऑर्गन की, वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो हर चीज को डाइजेस्ट कर, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी भी या सेल्स की भी कहा जाता है। सारी जो भी है, लेकिन यहाँ आपको फेंकना है। ठीक है, दिस इज द लाइसोसोम। ठीक है, तो रेड ब्लड कॉर्पस में ये हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, चलिए सेंट्रोजोम की अगर हम बात करें, बॉबरी नाम के बायोलॉजिस्ट ही हो, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया। ये एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम एक स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जरूरी बॉडी में क्यों है, ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, नए सेल्स बनेंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साइटोप्लाज्म साइटो सेंट्रोजोम इज दैट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होता है, ये प्लांट सेल में हमें देखने को मिलता है। ये जनरली तीन तरह का होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, ये प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। हरे को हरा जो उसके पत्ते हैं वो हरे हैं, टाइनी हरे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ग्रीन पिगमेंट है जो हमें फोटोसिंथेसिस में काम देता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, लीव्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये इसीलिए हमें कहते हैं कि भाई सूरज किरण आएगा तभी तो खाना बनेगा। मीन्स when sunlight falls on plant start open its stroma and chloroplast start its work of preparing food। ओके, फिर बात आती है क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट एक पिगमेंट है जो कलर प्रोड्यूस करता है किसी भी प्लांट्स में। जैसे कोई ऑरेंज ऑरेंज कलर है, ठीक है, गुआवा ग्रीन कलर है, इसका मतलब ये है दिस क्रोमोप्लास्ट इज एक्टिंग ऑन दैट
सब्सटेंस, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या है? कलरलेस स्टार्च, फैट और प्रोटीन, ये सब है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो कलर उसमें नहीं होता, जैसे क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, तो ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता, ये सफेद होता है स्टार्च, फैट और प्रोटीन की तरह, ठीक है। वैक्यूल एक प्रेजेंट रहता है, वैक्यूल मतलब पाकस्थली, मींस ये फ्लूइड से फिल रहता है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है, ठीक है। तो फिर बाद में बात करते हैं ट्वेल्थ ऑर्गन, दैट इज ट्वेल्थ पार्ट, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस सेंटर है, सारे जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कोडिंग, सब कुछ, ठीक है, हमारे डीएनए में प्रेजेंट रहता है। डीएनए इज द स्ट्रक्चर व्हिच ट्रांसफर्स द ट्रेड ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फिर हम बात करते हैं उसकी फंक्शन की, डीएनए की फंक्शन तो अभी मैंने बताया, ठीक है। वो प्रेजेंट रहता है किसमें? हमारे अंदर, किसमें देखने को मिलता है डीएनए? न्यूक्लियस में, ठीक है। अभी हम डिफरेंस देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। लार्ज साइज होता है प्लांट सेल का, एनिमल सेल जनरली छोटा होता है एनिमल सेल, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता। प्लास्टिड प्रेजेंट है, ठीक है, प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट है, किसमें? प्लांट सेल में, और इसमें प्लास्टिड नहीं है। सेंट्रोजोम एब्सेंट है, सेंट्रोजोम है। और प्लांट सेल में क्या है? लार्ज वेहिकल अलाउ नहीं है, इसमें अलाउ है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। अभी बात हम लोग करते हैं डीएनए की, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल के बारे में देखें डीएनए की। डीएनए क्या है? जैसे कि हमने अभी देखा, डीएनए है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। इसको फेडरिक मेशर ने दिया था जब उन्होंने एक पस सेल के ऊपर रिसर्च किया, वहां से उनको डीएनए का फाइंड आउट हुआ, ठीक है। अगर इसी इसको हम लोग ये तो समझ गए, ये करता क्या है, ये कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन का लेके जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं मेरे फादर का नेक्स्ट जनरेशन हूँ, तो मेरे अंदर जो डीएनए पेयर्स होंगे तो उनके होंगे, और मेरे अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो उनसे मिलता होगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि डीएनए में है क्या इसका पढ़ना, या फिर डीएनए में है इसका ये करना, डीएनए में मतलब वो करता रहता है, ठीक है। डीएनए ट्रांसफर करता है, उसके फादर खिलाड़ी थे तो चांसेस है नेक्स्ट बंदा खिलाड़ी बने, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। फेडरिक मिशन ने इसका कॉइन किया था जब वो एक पास सेल पर केस हिस्ट्री ले रहे थे, ठीक है। ओके, केमिकली अगर हम देखें, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स स्मॉल सेगमेंट ऑफ एक डीएनए है, जिसको न्यूक्लियोटाइड हम कहेंगे। जनरली इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए में। ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो इसमें तीन न्यूक्लियोटाइड्स जनरली बेस बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से बनती है, पहला नाइट्रोजन, डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस है किसी भी कोडिंग का, किसी भी कोड का, जैसे प्यूरिन और ग्वानिन था, प्यूरिन्स और पाइडिन्स था आपका। हाँ, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन होता है एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडिन होता है थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, बनने से बताया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको डिस्कवर किया था वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। सुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ठीक है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, सुगर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट बेस और फॉस्फेट उस न्यूक्लियोटाइड को फंक्शनिंग कराते हैं, ठीक है। शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये हो गई डीएनए की बात। अब बात अगर हम करें आरएनए की, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें भी तीन तरह की चीजें होती है। एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक टी आरएनए होता है, और एक मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए और एक आरएनए। मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए
और बाकी आरएनए में क्या डिफरेंस है, चलिए एक एक करके हम लोग अभी देखते हैं। मैसेंजर आरएनए मतलब एमआरएनए, ये क्या करता है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाने वाले ट्रेड्स को कोड करता है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए क्या करता है, वो इट प्रिपेयर्स प्रोटीन, ठीक है, फॉर द बॉडी। और ट्रांसफर आरएनए या फिर टीआरएनए वो क्या करता है, दैट इज इट ट्रांसफर इट यूज, ठीक है, अमीनो एसिड्स और जो ट्रांसफर्स हैं उसकी यूज कराना बेहतर सिखाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा एमआरएनए, फिर देखा राइबोज आरआरएनए, फिर देखा ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस करता है कौन, आरआरएनए। चलिए सेल फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, सेल फंक्शन की, तो सेल फंक्शन करता है, सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन जनरली दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या है, तो इसमें इसमें क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है, इसे हम बता देते हैं। एक सेल ये है, ये डिवाइड हो गया और यहाँ पे दो सेल और बना दिया, ये हो गया सिंपल माइटोसिस या फिर बाइनरी फिजन। इसको बाइनरी फिजन भी आप कह सकते हो, ठीक है। अगर यही प्रोसेस कंट्रोल में ना रहे, करते चले जाए करते चले जाए करते चले जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, माइटोसिस में एक सेल दो डॉटर सेल में बढ़ता है, उस तरह वो डॉटर सेल दो चार बनेगा, वो चार आठ बनेगा, आठ 16, इस तरह से वो बढ़ता है, ठीक है। अगर अनकंट्रोल हो जाए ये डिवीजन तो यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है, कैंसर हो जाता है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मियोसिस। मियोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल फंक्शन या फिर इसी से ग्रोथ होता है, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, सेक्सुअल रिलेटेड मींस इसको रिप्रोडक्शन में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, जब कोई रिप्रोडक्शन सिस्टम शुरू होता है, जब उसमें ओवा और स्पर्म आ जाते हैं, दैट इज हैप्लॉइड सेल्स, दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, दैट इज जाइगोटिक फेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें मियोसिस में कहा जाता है। तो इसीलिए जनरली पीपल से कि सम थिंग्स, जनरली ये कहा जाता है, कुछ चीजें होती है जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जो है सेल बायोलॉजी या फिर सेल स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। उसमें कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे काइरोकाइनेसिस, मतलब काइरो मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डिवीजन को काइरोकाइनेसिस कहा जाता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल के डिवीजन को, ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिप्लॉइड का मतलब है दो क्रोमोसोम, हैप्लॉइड का मतलब है एक क्रोमोसोम। क्रॉसओवर का मतलब क्या है, जब दो नॉन डॉटर सेल्स आपस में क्रॉस करें या फिर मेट करें, दैट इज क्रॉसओवर। होमोलोगस का मतलब होता है सेम शेप सेम साइज, ठीक है, सबको होमोलोगस जीन का, जीन में कई सारे जीन्स हैं। होमोलोगस जीन उसको कहा जाता है जिसका सेम शेप एंड साइज हो, उसको होमोलोगस जीन कहा जाता है। अलील मतलब वो जीन जो कैरेक्टर गवर्न करता हो, ठीक है। फिनोटाइप इज व्हाट वी सी, जीनोटाइप इज द जेनेटिक कोड, ठीक है। इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो साइटोलॉजी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसको एक बार आप लोग देख लीजिए और पढ़िए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, अभी साइटोलॉजी हमने खत्म किया, अभी हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स है क्या, जेनेटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, हेरिडिटरी पेडिग्री एनालिसिस, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बारे में पढ़ना, उसके ट्रेड्स को पढ़ना, जेनेटिक कोड को पढ़ना, जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा हेरिडिटरी बीमारी है, हेरिडिटी का मतलब होता है समथिंग विच ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट कॉइन किया था जेनेटिक्स जो टर्म है, वो डब्ल्यू वाटसन ने किया था। जॉर्ज ने फर्स्ट जीन कॉइन किया था 1909 में। जॉर्ज जोहान मेंडल, जी जे मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के एक पादरी हैं, उन्होंने, वो एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, बट उनको इंटरेस्ट था बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में। तो उन्होंने पी प्लांट्स पे, जो मटर की ये होती है ग्रीन कलर की पी प्लांट्स, उस पे उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उन्होंने जेनेटिक के बारे में बहुत सारी चीजें हमें बताया, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उस पौधे को उठाते, उसमें कई सारे कैरेक्टर से ग्रीन दिखता है, क्यों, क्या जेनेटिक कोड है, लंबा है पेड़ क्यों, छोटा है पेड़ क्यों, ठीक है,
या फिर उसके कलर ग्रीन है, येलो रेड क्यों नहीं हुआ, वो भी एक क्वेश्चन है कि नहीं। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट को वो लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक ट्रेड को लिया, ट्रेड मतलब कैरेक्टर, एक ट्रेड को लिया उस पौधे का, दैट इज हाइट। ठीक है, तो उन्होंने एक पेड़ लिया जो लंबा था और एक पेड़ लिया जो छोटा था, हाइट में लिया। सपोज टॉल को इन्होंने कैपिटल टी और कैपिटल टी बता दिया, स्मॉल को स्मॉल टी और स्मॉल टी बता दिया। ठीक है, ये आप देखेंगे उस बुक में भी है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो इसको इन्होंने क्रॉस कर दिया, तो पहला जो मिला हमें वो तो यही मिला फर्स्ट जनरेशन में, जो कि टॉल था। ठीक है, जब आपस में उसको भी उन्होंने क्रॉस किया, इसको आपस में क्रॉस किया, तो इसमें क्या किया, इसमें टॉल भी मिला, बीच का भी मिला और छोटा भी मिला, तीनों मिले। तो फिनोटाइप में उनको तीन देखने मिले, तीन चौथाई जो बड़े मिले और एक चौथाई छोटे भी मिले। और जीनोटाइप में, जीन टाइप में, और एक मिला, एक जो भाग जो है वो टॉल मिला, दो भाग जो है मिश्रित मिले और दो भाग द्वार्फ भी मिले। ठीक है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का गया, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्रॉस किया गया। ठीक है, ये मेंडल ने इसको किया था। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया, दो ट्रेड लिया, इन्होंने हाइट भी लिया और एक कलर भी लिया। फिनोटाइप मतलब क्या है, जो हमें देखते हैं, जो हमें दिखता है। ठीक है, तो ये उसका रेशियो है। ये रेशियो कई बार पूछ लिया जाता है, बट एग्जाम से पूछते हैं, बस मैंने कभी देखा नहीं इस आरआरबी या फिर इसमें कभी पूछते हुए। ठीक है, बट इसको एक बार याद रख लीजिए, ये काफी डेप्थ में है। ठीक है, तो जेनेटिक्स में कुछ लॉ है। पहला लॉ आता है लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट्स। ठीक है, जब दो ट्रेड एक पेयर में दिखने लगे और वो पेयर डोमिनेट हो, जैसे यहाँ पे टी और टी है, ये एक ट्रेड है, ये एक ट्रेड है, बट इसमें पेड़ जो है वो टॉल है, तो टॉल वाला जीन, जो कैपिटल टी वाला जीन डोमिनेट है। ठीक है, तो यही कह रहा है पहला लॉ, जब दोनों ट्रेड एक जीन में हो, एक जीन में हो, तो वो एलील, वो जीन ज्यादा दिखता है जो डोमिनेट है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी वही कहता है कि एक ट्रेड डोमिनेट होकर दूसरे पे दिखाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, पहले से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स सेपरेटली अपने आप को दिखाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, वो भी वही है। ठीक है, चलिए, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में अगर करें, आपको पता है फीमेल क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होता है, मेल क्रोमोसोम एक्स वाई होता है। इसको जब क्रॉस किया जाता है, यहाँ पे एक्स एक्स अगर आप ले लेते हो, यहाँ पे एक्स और वाई ले लेते हो, ठीक है, तो यहाँ से बनेगा एक एक्स एक एक्स, एक्स एक्स एक बनेगा, फिर एक एक्स, फिर एक एक्स बनेगा, फिर एक्स एक्स बनेगा, यहाँ से एक्स वाई और एक्स वाई, एक एक्स वाई बनेगा, फिर यहाँ पे एक्स और एक वाई, फिर यहाँ पे एक्स वाई बनेगा। तो चांसेस ऑफ मेल और फीमेल है 50-50 है ना, 1:1 है, 50-50 है। ठीक है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एक्स एक्स फीमेल होता है, एक्स वाई मेल होता है। ठीक है, समझ गए। इसमें 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग में। इस बुक में हर एक डॉग का कितना है, श्वान का कितना, वो दे रखा है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम समझ गए, हाउ टू डिटरमाइन सेक्स। एक्स एक्स हुआ तो फीमेल, एक्स वाई हुआ तो मेल। अगर किसी समय क्रोमोसोम की संख्या कहीं बढ़ जाती है गलती से, कभी कभी देखने को मिलता है, तो वहां पे कुछ कंडीशंस डेवलप होते हैं, जेनेटिक कंडीशंस। ठीक है, या फिर क्रोमोसोमल लेवल पे क्लिनरफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, या फिर लेनफेल्ट सिंड्रोम भी कोई कोई लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक वाई क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है और फिर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एक मेल में, एक लड़के में जब एक्स और वाई कोई भी एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है, यहाँ पे 46 क्या 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, वो जो क्रोमोसोम ज्यादा है, वो वाला कैरेक्टर इसमें ज्यादा दिखेगा। ठीक, फिर टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें, एक सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, एक फीमेल में ये होता है, एक फीमेल में 1x क्रोमोसोम, ठीक है, नहीं होता, कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर एक्स एक्स है तो फिर परफेक्ट फीमेल है, एक्स वाई एक्स जीरो, एक एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो उसकी फेमिनिटी कम दिखेगी। सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप नहीं होंगे, मतलब ब्रेस्ट है रूडिमेंट्री होगी, वॉइस मस्कुलिन होगा, हेयर ग्रोथ हो जाएगी बॉडी में थोड़ी बहुत, या फिर ज्यादा लंबे हेयर नहीं होंगे, तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम दिखेंगे। ठीक है, तो ये टर्नर सिंड्रोम हो गया। अब डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें,
एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड हो जाता है 21st क्रोमोजोमल पेयर में, ठीक है। ये राउंड फेस होगा, रोलिंग टंग होगा, रिटार्डेशन ऑफ मेंटलिटी हो, मेंटल रिटार्डेड होगा, ठीक है, समझ बूझने की क्षमता कम होगी, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम एक देखा जाता है, इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम 13th पेयर ऑफ क्रोमोजोम में जुड़ जाता है, ठीक है। जो आपने देखा होगा कई बच्चों के अपर लिप्स में कट होता है, वही है पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। फिर सिकल सेल एनीमिया हमें देखने को मिलता है, ये एक डिजीज है जो कि बहुत देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो ये एक एरिथ्रोसाइटिक डिसऑर्डर है, एरिथ्रोसाइटिक मतलब ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें एनीमिया होता है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, 11th क्रोमोसोमल पेयर में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो फिनाइलकेटोनुरिया होता है, जिसमें ये एरर इन मेटाबॉलिज्म होता है, मेंटल रिटार्ड होता है, 12th ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है हमारा, ठीक है। हीमोफीलिया एक होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, जिसको हीमोफीलिया होता है, अगर कट लग गया तो ब्लड बहता ही रहता है, खून बहता ही रहता है, उसमें क्लॉट नहीं होता, एक्सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में ये नहीं आता है, बस एक टर्मिनोलॉजी इसको याद रखिए। कलर ब्लाइंड है, जिसमें कलर डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है, ठीक है। ये समझ गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स है या फिर सिंड्रोम्स है, इसको जरूर से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो ऑर्गेनिज्म में देखने को चेंजेस हमें मिलता है, जैसे हम बंदर से इंसान बने हुए हैं, लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म से हायर लेवल ऑर्गेनिज्म तक आने के लिए जो हमें चेंजेस देखने को मिलता है, उसी को ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीजें, जैसे होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है, कुछ ऑर्गन जो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं पर फंक्शन डिफरेंट करते हैं, जैसे कि चमगादड़ की पंख है और हॉर्स के जो लिम्स हैं वो एक जैसा दिखता है, जैसे हॉर्स का लिम, कैट के पॉ, ठीक है, ये सब एक जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, बट उसका फंक्शन अलग है। एनालॉगस में क्या है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, वो फंक्शनली सेम है, जैसे कि बटरफ्लाई का जो पंख है वो एक जैसा, वो और एक चिड़िया का पंख वो, एक बैट का पंख वो, सब एक जैसा दिखता है, पर सबका काम अलग है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन कुछ होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि अपेंडिक्स हो गया, वर्मीफॉक्स अपेंडिक्स इसको कहा जाता है, ठीक है। और जो पेनिस के ऊपर का जो प्रीप्यूस लेयर है वो भी है, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो पहले फंक्शनल हुआ करता था बट आजकल फंक्शनल नहीं है। फॉसिल्स जो रिमेनिंग हमें मिलता है, प्लेड के हो या फिर एनिमल्स के जो फॉसिल्स आप समझते हैं, आर्क्योप्टेरिक्स एक ऐसा फॉसिल है जो सबसे बड़ा फॉसिल है, और ये एक बीच का पक्षी और रेप्टाइल के बीच का है, ठीक है। एक सबसे बड़ा फॉसिल हमें आज तक मिला हुआ है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कई सारे हुए हैं, जैसे कार्लोस लीनियस ने एक दिया कि नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग फॉर्म्स फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्म, ठीक है। लामार्क ने कहा कि भाई जो यूज एंड डिसयूज, जिस ऑर्गन को आप यूज करोगे वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा, जो ऑर्गन यूज नहीं करोगे वो यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक जगह पे अगर कई सारे ऑर्गेनिज्म है, ये जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सरवाइव करेगा, ठीक है। रेड बुक क्या है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये प्लांट के बारे में डाटा हमें देता है, ठीक है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, सबसे जो लोएस्ट यूनिट है वो स्पीसीज है, हाईएस्ट यूनिट किंगडम है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ये आज का क्लास हमारा था, जो साइंस के बारे में एक जनरल था। इसके बाद हम लोग बॉटनी देखेंगे, फिर जूलॉजी देखेंगे, फिर ह्यूमन बायोलॉजी देखेंगे, फिर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एक एक आउटलाइन, एक ब्रॉड लाइन, एक स्ट्रक्चरल चीजें आपको मिली होगी, और आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ये क्लास आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा, इसके साथ एक बार लूसेंट को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, पढ़ लीजिए, यू विल एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच, stay connected with us, we will be back with our next video, okay, thank you very much।